Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next lecture. हम आज पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपने जो रिमेनिंग 3 लेक्चर जो मैंने दिए हैं अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी के आपको अच्छे से समझ आया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर मेंशन किया करो। इतनी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो कमेंट भी लिखा करो और लाइक भी किया करो। ठीक है, उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS अकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो ये आज हम इसको कवर करेंगे, इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। ये आपके 2 यूनिट्स कवर हो जाएंगे और फिर जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को साथ ही लेकर चलेंगे। तो अब आपको मेरे साथ थोड़ा सा आदत हुआ होगा, तो अब हम पेस पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ तक बताई थी आपने आपको कल मैंने आपको बताया था। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज ज़रूरी करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, और मैंने बोला था आपको जो रेजिस्टेंस जो होती है एक कंडक्टर की, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, और वो ही R जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है A को। फिर मैंने दोनों इक्वेशंस को मिलाया था, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में पूछे जाएंगे आपको, और आपको बोलना है कि ये ठीक है या नहीं, और न्यूमेरिकल बेस पे आते हैं, इसलिए ये करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिखा है L और नीचे लिखा है A। उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये रो है, ये रो है, कंफ्यूज नहीं होना। अब मुझे रो चाहिए, यहाँ पर रो को मैं कैसे निकालता हूँ, R इंटू A अपॉन L जो होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये हो गया हमारे पास रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट। अब जब मैंने रेजिस्टिविटी निकाली, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ। हमें पता है इसका यूनिट क्या होता है, आपको पता है इसका यूनिट होता है ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर L क्या होता है, लेंथ होता है मीटर। ये और ये कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या बनेगा, ओम। मीटर जो होता है वो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है। यहाँ तक मैंने आपको कल करवाया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। अब रेजिस्टिविटी के ऊपर आपका क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं दिखाऊंगा। रेजिस्टिविटी पहले आप ये ज़हन में रखोगे, रो इज इक्वल टू L अपॉन क्या था वो, R इज इक्वल टू L A इंटू रो किसके बराबर है, L R इंटू A। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली डेफिनेशन हमारे पास है। ठीक है, ये L है, यहाँ पर ये हमारे पास ये L है। ठीक है, सॉरी ये L है और यहाँ पर ये R है हमारे पास। ठीक, रेजिस्टिविटी is defined as the resistance offered by a cube of a material of side 1 meter when current flows perpendicular to its opposite face. Its SI unit is ohm meter. ये क्या बोल रहा है, जैसे कि मैंने एक क्यूब बना लिया, ध्यान से देखो, ये एक क्यूब मैंने बनाया। आपको क्यूब पता है क्यूब क्या होता है, ठीक है, जिसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ये मैंने क्यूब बनाया, ठीक है, और एक और बना लेता हूँ, ये क्यूब हो गया। अब देखो ये क्या बोल, डेफिनेशन समझना है इसलिए मैंने क्यूब बनाया। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब। एक क्यूब कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कितनी रुकावट आती है किसको, फ्लो ऑफ करंट को। जब करंट फ्लो करता है ना इसके थ्रू, ये देखो ये फेस है ना, ये फेस है, यहाँ पर ये फेस है, इस फेस के थ्रू करंट पास होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया, इस फेस के थ्रू मैं कर रहा हूँ, इस फेस के थ्रू। फिर ऐसे आ जाएगा, इस फेस से बाहर निकलेगा, ऐसे आके इस फेस के थ्रू जाएगा, ऐसे आएगा, इस फेस के थ्रू निकलेगा। ऐसे आप समझ रहे हो ना, तो ये समझना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया ऐसे, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब, जो एक क्यूब ऑफर करता है, ठीक है, जिसका साइड 1 मीटर है, जिस क्यूब का साइड 1 मीटर है, व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेस। जब क्या करंट क्या करता है, फ्लो अपोजिट फेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे फेस है और अपोजिट फेस के परपेंडिकुलर में क्या करता है, करंट फ्लो। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, जो सपोज यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की मैंने, यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ की, जो 90 डिग्री पे करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जब करंट फ्लो होता है एक क्यूब के थ्रू, जिस क्यूब का साइड 1 मीटर है, और उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो ऑफर होती है क्यूब के ज़रिए से, जब एक करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ये इसकी डेफिनेशन होगी।
अब यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, आपको क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ये जो है आपके पास रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दूसरा नाम है। आर हो गया रेजिस्टेंस और रो हो गया रेजिस्टिविटी, और इसी रेजिस्टिविटी को ही दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर का नेचर क्या है, मटेरियल जो यूज़ किया गया कंडक्टर के अंदर उसका नेचर क्या है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो उसको क्या हो जाता है, मतलब ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है, ना कि कंडक्टर का लेंथ कितना है, ना कि उसका एरिया कितना है। मेरी बात समझ रहे, उस पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, ये करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ, ऐसे मटेरियल जिनका रो किसके बराबर है, कोई ऐसा मटेरियल होगा जिसका रो 10⁸ से लेकर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर, जिनका भी ये हैं ओम मीटर, जिनकी भी रेजिस्टिविटी जो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मटेरियल हमारे पास हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन है, कॉपर है, वुड है, बहुत सारे हमारे पास मटेरियल्स हैं। जो मटेरियल हमारे पास है जिसकी रेजिस्टिविटी इतनी आती है 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶, आर कंसिडर्ड एज गुड कंडक्टर्स, उनको बोला जाता है गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर का मतलब उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ से लेकर -10⁻⁶ तक वो गुड कंडक्टर्स होते हैं या बैड कंडक्टर्स, आपको बोला वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। सिल्वर हैज़ ए रेजिस्टिविटी ऑफ 1.60 × 10⁻⁸। सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 1.60 × 10⁻⁸, ठीक है। एंड कॉपर हैज़ ए रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁸, और कॉपर की भी रेजिस्टिविटी जो होती है वो भी ये 10⁻⁸ है। कॉपर और सिल्वर की रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट हमें इक्वल देखने को मिलती है, वो भी कितना है यहाँ पर 1.60 और यहाँ पर 1.62, ऑलमोस्ट सेम ही है। रबर एंड गिलास हैज़ ए वेरी गुड, रबर एंड गिलास आर वेरी गुड इंसुलेटर्स। रबर और गिलास जो होता है शीशा जिसको बोलते हैं, इनको इंसुलेटर्स बोला जाता है, मतलब इंसुलेटर का मतलब उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, इसलिए उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। कॉपर और सिल्वर जो है ना हमारे पास, कॉपर और सिल्वर, इनको बोला जाता है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दे हैव ए रेजिस्टिविटी ऑफ 10⁻⁻12। अब देखो इनको रेजिस्टिविटी 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁸, देखो जिसका भी 10⁻⁸ से लेकर 10⁻�6 तक है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अब देखो जिसका भी 10⁻⁸ से ऊपर है, ठीक है, 10⁻⁸ से कम आप बोल सकते हो, मतलब 10⁻⁸ से लेकर टू 10⁻⁻12, तो इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो जाता, ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब रबर और हमारे पास गिलास जो है उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको बोलना है सर, ये रेजिस्टिविटी कितनी है 10⁻⁸ से लेकर 12 तक। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरीज विद टेम्परेचर, जो रेजिस्टिविटी जो होती है मटेरियल को टेम्परेचर पे भी वेरी करता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा रेजिस्टिविटी या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, मतलब ओवरऑल रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, जो मटेरियल का नेचर होता है, ठीक है। नेचर का मतलब सिल्वर है तो उसके हिसाब से हम बोलते हैं इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रबर है, गिलास है, तो दैट मीन नेचर ऑफ द मटेरियल। और दूसरा टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर पे भी बेस्ड है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आप जनरली देखते हो डेफिनेशन ऐसे RA/L, आप बोलोगे ना कि रो जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, दैट मीन्स ये रेजिस्टिविटी जो है ये तो एरिया पे भी डिपेंड है, एल पे भी डिपेंड है। ऐसा नहीं आपको बोलना है, आपको याद पहले ये रखना है, इनके ऊपर ये डिपेंड नहीं, ना तो एरिया के ऊपर डिपेंड है ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड है। फिर किसके ऊपर डिपेंड है सर, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड है। और दूसरा किस पे डिपेंड है, आप बोलोगे सर ये डिपेंड है टेम्परेचर के ऊपर, ये डिपेंड है कौन, रो जो है इन दो के ऊपर डिपेंड है। ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया स्टेटमेंट MCQ के फॉर्म में। दूसरा आपको पूछा जाएगा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, आपको बोलना एरिया पे भी डिपेंड है और लेंथ पे भी डिपेंड है। ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो इस पे भी डिपेंड है और इस पे भी डिपेंड है ये, ठीक है। क्लियर हो गया, दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को कंबाइन कर, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला रेजिस्टर का मतलब क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल सोर्स हमारे पास हो गया, ये हमारे पास सर्किट हो गया और यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टर लगा लिया, ये रेजिस्टर हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर एक, ये रजिस्टर यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है ना, एक रजिस्टर ऐसे आएगा और मैंने इसको कंबाइन किया ऐसे और ये मैंने ऐसे लगा लिया,
यहाँ से मैंने एक्सटर्नल सोर्स एक साइड से पॉजिटिव और दूसरे साइड से मैंने नेगेटिव लगा लिया, ठीक है। दैट मीन्स ये रजिस्टर R1 है और ये रजिस्टर R2 हो गया। ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है ना आपके पास, ये मैंने रजिस्टर ऐसे ऐसे लगा लिया, इसको ऐसे ऐसे लगाया मैंने, और इसको मैंने अब एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू कनेक्ट किया। एक्सटर्नल सोर्स हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हैं, ठीक है। एक साइड से पॉजिटिव और एक साइड से नेगेटिव, ऐसे भी होता है ना। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। तीन कंडीशंस आप देखो, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। ये इसको मैं लिखता हूँ R1 और इसको मैं लिखता हूँ R2। यहाँ पर एक ही रजिस्टर है तो R है, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, R होगी। अब यहाँ पर दो है, एक होगा R1 एक होगा R2। अब यहाँ पर देखो कंबाइन मैंने कैसे किया, मैंने एक ही ऐसे कंबाइन किया, एक ही सीरीज में कंबाइन किया। इसको बोला जाता है रजिस्टर्स इन सीरीज। ये देखो एक ही सीरीज में, इसको बोला जाता है। दैट मीन जो यहाँ से करंट निकलेगा वो जो इसमें आ जाएगा, इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा वही सेम इसमें भी आएगा। तो दैट मीन जब रजिस्टर्स जो होते हैं, जब ये सीरीज में होते हैं, सीरीज का मतलब एक लाइन में देखने को मिलता है, एक लाइन में देखने को मिलता है, क्योंकि एक सेम सोर्स से ही निकलता है और यहाँ से पास हो जाता है, ठीक है। सपोज यहाँ से आई पास होगा, इसमें भी वो आई आ जाएगा और इसमें वो आ जाएगा, तो उस टाइम करंट जो होता है वो सेम होता है। आई जो इसके थ्रू करंट पास होगा दैट इज वो I1 होगा, I1 होगा, और जो इसके थ्रू करंट पास होगा वो क्या होगा, वो I2 होगा। मतलब मेरे पास, मतलब मेरा कहने का मतलब है I1 जो वो सेम क्या होगा, वो तो I है ना, I1 इज इक्वल टू I2, वो एक्चुअली I ही है, मतलब I1 I2 सेम है। किसमें, जब सीरीज में होता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, यहाँ से I निकला, यहाँ से I निकला, कहाँ से, यहाँ से तो I निकला ना, यहाँ से I, वो I यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर वो यहाँ पर भी चला जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। जब इस साइड आ जाएगा तो I2 बनेगा, जब ऊपर चला जाएगा I1 बनेगा। तो दैट मीन्स यहाँ का I जो है वो I1 प्लस I2 है, और इसको बोला जाता है ये पैरेलल है, क्योंकि ये इसके पैरेलल में, पैरेलल ऐसी लाइन होती है ना, ठीक है, ऐसे लाइन्स पैरेलल होती है, तो दैट मीन्स इसको पैरेलल बोले। ये पैरेलल होता है और ये सीरीज होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये दो चीज़ें समझनी ज़रूरी है। मैं एक रजिस्टर बनाता हूँ, देखो ये ऐसे मैंने कंबाइन किया, ये एक, ये दूसरा मैंने कंबाइन किया, और ये मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स लगा लिया इनको, ठीक है। ये एक बनाया मैंने, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से करंट I निकलेगा, वो यहाँ पर भी आ जाएगा, वही I वो I यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन इसके थ्रू जो करंट होना चाहिए वो I1 होगा, इसके थ्रू करंट जो होगा वो I2 होगा। लेकिन वो तो सेम है ना, वो तो सेम ही जाएगा, इसमें भी वही I है, इसमें भी वही I है। मतलब जो I होता है वो I1 इज इक्वल टू I2, मतलब I1 I2 I ये सेम ही है। तो दैट मीन्स क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं उस टाइम क्या होता है, करंट सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। आपको बोला उस टाइम करंट कांस्टेंट रहता है, करंट सेम होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है सीरीज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको सीरीज, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को मैंने कंबाइन किया, लेकिन ये क्या है, ये सीरीज में। दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है सर आपके पास, आप इनको पैरेलल लगा लो। ये ऐसे मैंने लगा लिया, और दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मैंने ऐसे लगा लिया, ये ऐसे मैंने लगा लिया, ये मैंने पैरेलल लगा लिया। दैट मीन्स यहाँ पर मैंने R1 रखा और इसको मैंने R2 रखा, और नीचे आकर यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल सोर्स लगा लिया, ये ऐसे, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, यहाँ से ऐसे जाएगा करंट I, और जब यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पर आ जाएगा, ये यहाँ से जब चला जाएगा, यहाँ से भी चला जाएगा। ऊपर R1 दिया है तो ऊपर करंट होगा I1, इस साइड R2 है तो इस साइड होगा करंट I2। तो इस साइड करंट जो होता है I वो I1 प्लस I2 आ जाएगा, I1 प्लस I2। ये एक्चुअली यहाँ पर एक लॉ अप्लाई होता है जिसको किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं इस जंक्शन के ऊपर। अब छोड़ वो यहाँ पर से नहीं समझना, बट इन जनरल आपको याद रखना है, जब पैरेलल पे होता है, जब रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, आपको बोलना है करंट ऐड हो जाता है, सम ऑफ करंट्स हो जाते हैं। और जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं उस टाइम जो करंट जो होता है वो सेम करंट होता है, करंट कांस्टेंट रहता है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब देखो यहाँ पर कितना आपको सीधे समझ में आ जाएगा ये। तो दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को मैंने आपको दिखाया था, या तो सीरीज में हो सकता है या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं या तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक आज हम करेंगे, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सीरीज वाली कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मैंने आपको पहले ही बोला सीरीज वाली कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। मेरी बात समझ आ रही है? दैट मीन्स ये आपने सीरीज पे लगा लिया। तो दैट मीन्स जब आप ये एक करंट, ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ठीक है, ये तीसरा रजिस्टर है। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरीके से मैंने दिखाया, ठीक है। ये मैंने एक सोर्स लगा लिया, ऐसे आपको दिखा, सिंपल तरीके से ऐसे दिखाया जाता है,
ठीक है, ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो होगा इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी R1, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी R2, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी R3। अब मुझे ज़रा बोलो, जब रेजिस्टेंस इनकी ये होगी, ठीक है, यहाँ पर एक डॉट लगा लो और यहाँ पर भी एक डॉट लगा लो, ठीक है, और यहाँ पर भी एक डॉट लगा लो, यहाँ पर भी एक डॉट लगा लो। इससे क्या होगा, हम मेजरमेंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज होगी वो V1 होगी। इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैंने बोलता दो एंड्स पे जो टर्मिनल, जो एंड्स पे दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल, जो दो पॉइंट्स का पोटेंशियल जो होता है उसका डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा यहाँ करके आ जाएगा V2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा V3। क्यों, इसकी रेजिस्टेंस R1 है तो वोल्टेज V1 होगा, रेजिस्टेंस R2 वोल्टेज V2, रेजिस्टेंस R3 वोल्टेज V3। ठीक है, यहाँ से करंट पास होगा, वो करंट होगा I, और यहाँ से आपको जाता है ये पॉइंट A से और ये पॉइंट B, यही इसने लिखा है यहाँ पर, लेकिन मैंने ऐसे इसको ऐसे लिखा है। ये क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, व्हेन रेजिस्टर्स आर जॉइंड फ्रॉम एंड टू एंड, जब रेजिस्टर्स को हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन A करते हैं ज्वाइन B से, इट इज कॉल्ड ए सीरीज, इसको बोलते हैं रेजिस्टर सीरीज में होते हैं। इन दिस केस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल। इस केस में क्या होता है, टोटल R किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, यही तो इसका हार्ड टॉपिक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी R होते हैं उनको कनेक्ट करना है और जोड़ना है, वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दैट मीन्स सम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। तो बोला जाएगा आपके स्टेटमेंट में, जब रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होती है, आपको बोलना टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर फर्स्ट, रजिस्टर सेकंड एंड रजिस्टर थर्ड, इनका सम करना है। इसका मतलब लेट 3 रजिस्टर्स भी, 3 रजिस्टर कौन है, R1 R2 R3, ये 3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्स कनेक्ट किए गए सीरीज में। ठीक है, हर एक रजिस्टर का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, वो V होगा। सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3। यही लिखा मैंने, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ सर ये भी क्लियर हो गया। करंट फ्लो थ्रू द कॉम्बिनेशन, करंट कैसे फ्लो होता है, I फ्लो होता है। जब मैंने इसमें बताया R किसके बराबर होता है, सर R होता है बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको समझ में आ गया? हाँ सर ये समझ में आ गया। V किसके बराबर होगा, V होता है बराबर सर V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा? हाँ सर ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो टोटल अगर निकाला होगा वो किसके बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, जो भी टोटल वोल्टेज आता है। लेकिन आपको पता है V इज इक्वल टू IR, ये तो आपको ओम्स लॉ पता है ना, ओम्स लॉ ये पता है। ठीक है, अब मुझे बोलो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे सर करंट इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, क्योंकि सेम करंट तीनों में पास, जो करंट यहाँ से निकलता है वो इसमें भी जाता है, सॉरी वो यहाँ से भी जाता है, वो यहाँ से भी जाता है, वो यहाँ से भी जाता है। तो मतलब I जो होता है वो होता है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। मतलब I जो है वो सेम है, R किसके बराबर है, R1 प्लस R2 प्लस R3। हर रेजिस्टर के अलग अलग रेजिस्टेंस अपने अपने रेजिस्टेंस है और हर एक अपना अपना पोटेंशियल है, प्लस V2 प्लस V3। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली आराम से इसको आगे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं क्या करूँ, ठहरो एक सेकेंड, मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ पर पेन लाना पड़ेगा मुझे, जो यहाँ पर इसको लिखेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कैसे चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले I जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, क्योंकि सेम करंट पास होता है, मैं बार बार ये लिख रहा हूँ। उसके बाद R आपके पास के टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होते हैं, आप बोलोगे रेजिस्टेंस थ्रू 1, तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड करनी है, ये R2 प्लस R3। उसके बाद जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोला जाता है वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये 3 किया आपने, ये V3 है, हो गया ये वाला। अब देखो हम क्या करेंगे, ये आपको पता है, ये आपको पता है ना, V इज इक्वल टू I इंटू R, ये तो इतना पता है, ये तो पता है। आपको क्या चाहिए, आपको V1 चाहिए, आपको V2 चाहिए, आपको V3 चाहिए। ज़रा करो, आप निकालो V1 क्या आएगा, V1 आ जाएगा I1 R1, I1 R1। लेकिन मैं I1 नहीं लिखूंगा क्योंकि I1 तो I ही है, तो मैं I ही रखूंगा। V2 क्या लिखूंगा मैं, सर आप लिखो I2 R2, I2 मैं लिखता हूँ I2 R2, लेकिन I क्या है, आप बोलोगे I1 तो I ही है, R1 R1 ही रहेगा। यहाँ पर I2 भी क्या है, ये भी I है, तो यहाँ पर मैं I इज इक्वल टू I इंटू R2 लिखूंगा, यही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे चलो V3 किसके बराबर है, आप बोलोगे सर I3 R3। अब बोलोगे आप सर ये कहाँ से आ गया, ये तो हमें पहले से ही पता है ना, ये वाला ओम्स लॉ। ठीक है, तो I3 भी क्या है, I है, और ये बनेगा R3। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है,
मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर ये क्लियर हो गया। टोटल आई क्या है, टोटल वी क्या है, ये आएगा टोटल वी आई वी, और ये हो गया आई, और ये हो गया आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये आर का मतलब होता है यहाँ पर, ये आर जो है ना यहाँ पर ये टोटल वोल्टेज है। टोटल वोल्टेज किसके बराबर आएगा, टोटल करंट, और यहाँ पर क्या आएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो लेकिन ये क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, आपको ये पता है V किसके बराबर है, V इज इक्वल टू किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये पता है ना आपको? हाँ सर ये तो पहले ही पता है मैं। अब आप बोलोगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। V1 के बदले क्या लिखोगे, आप लिखोगे I1R1, I1R1 तो IR1। V2 के बदले क्या लिखोगे, IR2 लिखो, IR2 लिखा आपने। V3 के बदले क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्लस IR3, ये लिखा आपने। ठीक है, लेकिन इस V के बदले क्या लिखोगे, V तो आपको पता ही है ना पहले, IR मतलब IRS, मतलब IRS का मतलब होता है ये S सब्स्टिट्यूट में, मतलब ये होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। I क्या है यहाँ पर सर, I तो यहाँ पर कॉमन है ना, सबका कॉमन है I, तो करो फिर ये I कैंसिल, ये I कैंसिल, ये I कैंसिल, ये I कैंसिल, क्योंकि कॉमन जब निकालो I कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर बचेगा ये RS रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही मैंने बोला था, दैट मीन्स जब रेजिस्टर्स क्या होते हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, उनकी टोटल रेजिस्टेंस जो होती हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। और यही मुझे दिखाना था, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ये जो हैं ये एक्चुअली इसका कहना ये बोल रहा है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ, इस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इन पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इस टर्म पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, इस टर्म पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, इस टर्म पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, और आपको वहाँ पर वो करना है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो यही लिखा है, व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। करंट का मतलब सेम होता है, एंड इज इक्वल टू टोटल करंट, मतलब ये बोलता है आई इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2, I1 प्लस I2, सॉरी I1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, मतलब करंट जो फ्लो होता है वो सेम करंट फ्लो होता है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? तो ये था एक कॉन्सेप्ट। दूसरा आपको पता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये एक रेजिस्टर है ऐसे, और मैंने इसको दूसरा यहाँ पर कनेक्ट किया, ये हो गया दूसरा। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, इसके रेजिस्टेंस क्या है, R2। दो टर्मिनल्स के बीच में, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो V1 होगा। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आप बोलोगे सर वो V2 होगा। लेकिन अगर आप देखो ये V और ये V, ये तो सेम रहेगा ना, ये तो सेम रहेगा ना, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, V1 इज इक्वल टू V2, और यही किसके बराबर होगा, V। ऊपर क्या हो था सीरीज में, वहाँ पर करंट सेम था, लेकिन यहाँ पर करंट सेम नहीं है। यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो वोल्टेज सेम है, और यही इस पे इसी को इस पे इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, क्योंकि अगर ये टर्मिनल देखोगे तो ये तो टर्मिनल आप देखो नहीं, जो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज है वो तो इसके लिए भी वही वोल्टेज है, इसके लिए भी वही वोल्टेज है। और जब यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से सेल से करंट आ जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स से करंट आ जाएगा, इसमें चला जाएगा सपोज I2, और इसमें चला जाएगा I1, तो यहाँ पर I1 I2 क्या बनेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? हाँ सर ये समझ में आ गया। ठीक है, 3 है तो 3 को हम कंबाइन करेंगे, 3 है तो 3 को कंबाइन करेंगे, 4 है तो 4 को कंबाइन करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ आ गया? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अब मुझे पता है I किसके बराबर, सॉरी ये V इज इक्वल टू IR है ना, V इज इक्वल टू I इंटू R के बराबर। अब मैं लिखूंगा I क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R आ जाएगा, है ना। लेकिन I तो आपको पता है, I क्या करना है आपको, I1 चाहिए। I1 किसके बराबर होता है, V1 अपॉन R1, यही लिखोगे ना, इस V के बदले V1 अपॉन R1। लेकिन ये V तो है, V जो है ना वो V1 इज इक्वल टू V2, सेम ही है ना। इस V1 के बदले क्या लिखूंगा, V, इस R1 के बदले क्या लिखूंगा, R1 ही लिखूंगा। उसके बाद I2 की अगर मैं बात करूँगा, I2 भी क्या आएगा, V तो सेम रहेगा, V ही I2, यहाँ पर I2 तो यहाँ पर R2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ पर देखो, इसको देखो, ये जो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप बोलोगे सर I जो है, ये I जो है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर V अपॉन I क्या आ जाएगा सर, I आ जाएगा I1 प्लस I2, है ना। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये पहले ही पता है ना, I1 प्लस I2। यहाँ पर लिखो I1 के बदले क्या लिखोगे, V1 अपॉन R1, V1 अपॉन R1 मतलब V अपॉन R1, V अपॉन R1। इसके बदले क्या लिखोगे, V2 अपॉन R2 मतलब V तो V ही रहेगा, V2 तो V ही रहेगा, R2। इस I के बदले क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर V अपॉन R, ये लिखोगे V अपॉन R।
और ये आर क्या है, ये पैरेलल में है, दैट आर पी लिखूँगा, ये जो है आर पी, ये वी कैंसिल, बचा क्या है, ऊपर 1 बचा, तो 1/RP लिखा आपने, इज इक्वल यहाँ पर क्या लिखोगे 1/R1, यहाँ पर क्या लिखोगे 1/R2। अब इसी को थोड़ा सा और करेंगे तो दैट मीन्स मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1/RP किसके बराबर था, 1/R1 + 1/R2। इसी को क्रॉस करो, ये ऐसे लेकर जाओ, ये यहाँ पर आ जाएगा R2, ये R1 कहाँ पर आ जाएगा +R1, नीचे क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 R2, और ये क्या है 1/RP। इसको ऊपर लेकर जाओ, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, इसको ऊपर लेकर जाओ, दैट मीन्स ये बनेगा RP, और ये ऊपर क्या रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा R1 R2, और नीचे क्या बनेगा R1 + R2। तो ये टोटल रेजिस्टेंस जब निकालने को तो ऐसे निकालना होता है, किसके केस में, किसके केस में, जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल होती है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब पैरेलल होता है तो उस टाइम क्या करते हो, अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, आप लिखते हो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की अगर बात करेंगे, यहाँ पर R1 R2 अपॉन R1 + R2, जब 2 कनेक्टेड होते हैं, जब 3 होते तो 3 को भी हम इजीली कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती हैं, बस यही आपको याद रखना है। लेकिन सीरीज़ की अगर बात करेंगे तो सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में करंट सेम होता है, बस ये 2 कॉन्सेप्ट से, बाकी तो आपको पता ही है ओम्स लॉ कैसे लगाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस तरीके से ये आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज़ भी हो गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी हो गया। 2 ही चीज़ें अब आपको याद रखनी, रेजिस्टेंस इन सीरीज़, ठीक है, 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में। तो जब सीरीज़ में होता है इतना आपको याद रखना है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, रेजिस्टेंस इन एस का मतलब सीरीज़, आप लिखते हो R1 + R2 + R3, जितने भी R होंगे तो उनको जोड़ना है। लेकिन जब पैरेलल होता है तो पैरेलल में क्या करोगे, और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, याद क्या रखोगे, दूसरा पॉइंट रखोगे, यहाँ पर करंट जो होता है ये सेम होता है। ये 2 ही चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए रेजिस्टेंस इन सीरीज़। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस इन पैरेलल लिखोगे, पैरेलल में क्या करते हो, पैरेलल में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक, अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल तो P आ जाएगा, तो यहाँ पर R1 × R2 / R1 + R2, ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज सेम रहता है, बस इतना आपको याद रखना है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, और न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा तो समझ आ जाएगा। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का दूसरा नाम हमारे पास, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जाना जाता है, बस इतना आपको याद रखना। मतलब आपकी प्रेस जो होता है ना, आयरन जो होता है ना, आयरन जो आप कपड़ों को करते हो, क्लोथ्स को, जो आपके घर पे क्लोथ्स होते हैं उनको आप आयरन करते हो, ठीक है, तो वो आयरन को ही, वही उसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली होता है, उसी से वो गर्म होकर आप जो है कपड़ों को आयरन करते हो। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू ए प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट हम सप्लाई करते हैं एक कंडक्टर को जो कि रेजिस्टिव कंडक्टर है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो जो है डेसिपेट कम हो जाती है। किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी कम हो जाती है, इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो किसमें, जब इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी खत्म हो जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो हीट में कन्वर्ट होता है। आप देखो कॉन्सेप्ट ज़रा याद रखो, आप जब प्रेस लगा लेते हो, आपको आयरन लगाने, इसको प्रेस बोलते हैं या आयरन बोलते हैं, जब आप आयरन करने हैं क्लोथ को, आप उस आयरन की प्लग लगा लेते हो किसमें, सॉकेट में, तो कुछ 1 मिनट में या 2 मिनट में क्या होता है, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वायर के थ्रू, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर जाती है, आयरन में। लेकिन आयरन उसको क्या करता है, वो उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। जब वो हीट में कन्वर्ट करता है, हीट की वजह से क्या, कौन हीट होता है, आपकी आयरन हीट होती है। आपकी आयरन हीट होती है तो दैट मीन्स आप जो है अपने क्लोथ्स को आयरन कर पाते हो। तो इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो एनर्जी होती है वो डिसिपेट हो जाती है कंप्लीटली और कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड एज ए रिजल्ट रेजिस्टर गेट्स हीटेड, और जो उसके अंदर रेजिस्टर होता है वो हीट हो जाता है। द हीटिंग ऑफ ए रेजिस्टर बिकॉज ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉमनली नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो रेजिस्टर जो होता है जो हीट हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट हो जाता है, उसको बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सम एग्जांपल्स आर एज फॉलोज, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपके पास बल्ब होता है ना, जो आपके रूम में अभी लगा होगा, ठीक है, वो जो लाइट देता है ना, वो एक्चुअली यही इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, पीछे तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है लेकिन बल्ब में क्या होता है, इसमें फिलामेंट होता है ना, वो ऐसे, ये मैं बल्ब बनाऊंगा, ऐसे बल्ब होता है ना, ऐसे बल्ब, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस तरीके से फिलामेंट होता है। वो फिलामेंट एक्चुअली क्या होता है, ये हीट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, हीट में होता है, ठीक है, और हीट उससे क्या मिलती है हमें, इससे लाइट हमें मिलती है। यही है व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जब इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, द फिलामेंट
फिलामेंट गेट्स हीटेड, इसमें जो फिलामेंट होता है वो हीट होता है, बिकॉज ऑफ विच, उस हीट की वजह से हमें लाइट मिलती है। ठीक है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपन्स बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास होता है वो जो हीट होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। कारण क्या है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या क्या काजेज हैं? आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट होती है। टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर थ्रू विच इट पासेस। जो इलेक्ट्रिक करंट ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं ना इसके थ्रू, ये वायर एक है, इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट, ये हीट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, कंडक्टर ने क्या किया होता है? कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन अब क्या होती है जब ये इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या करता है? वो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, उससे वो ओवरकम करता है। कौन ओवरकम करता है? हीट ओवरकम करता है रेजिस्टेंस को। अब कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, कंडक्टर की टेंडेंसी क्या है? रेजिस्टेंस दिखाने की, लेकिन अब वो इलेक्ट्रिक करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट होता है, तो वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है। हायर द रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जितनी ज़्यादा रुकावट आप बोल सकते हो, द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हीट हायर अमाउंट ऑफ हीट। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है उतना क्या होगा? ये ज़्यादा हीट हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ऐसे पास होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस जितनी आपको देखने को मिलेगी ना उतना क्या होता है? ये हीट होता जाएगा, ये हीट होता जाएगा। 10 जनरेशन ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो इस हीट जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वाइल पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस। और यही इसका कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कंडक्टर की ज़्यादा है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्टेंस मिलती है, उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है? हीट जनरेट होती है, और रेजिस्टेंस का कारण की वजह से ही कॉन्सिक्वेंस क्या मिलता है? कॉन्सिक्वेंस मिलता है हमें हमें कंडक्टर हीट अप हो जाता है। दिस हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन मैनी अप्लाइंसेस, इसकी बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, बहुत सारे अप्लाइंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, जो आप घर पे आयरन करते हो, इलेक्ट्रिक हीटर आपके पास जो आपको लाइट देता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो आप विंटर में इस्तेमाल करते हो, या इलेक्ट्रिक गीज़र, जो गीज़र्स होते हैं जिसमें आप पानी को गर्म करते हो, ये सारी चीज़ें इसी पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, गीज़र किस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, आपको बोलना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जिसको नाम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये हमें सीखना ज़रूरी है। इसको हम कल वाले लेक्चर में फिनिश करेंगे, कल आपको इसका लास्ट टॉपिक आ जाएगा, कल हम इसको सारा फिनिश करेंगे, ये कल हम आपको कंप्लीट करेंगे। आपका इलेक्ट्रिक करंट डिटेल में कवर हो गया, सारे कॉन्सेप्ट जो है जो इसमें पूछा जाता है। थोड़ा सा डेराइवेशन मैंने इसलिए दिखाई, मैं ज़्यादा फोकस डेराइवेशन पे इसलिए कर रहा था क्योंकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, अदरवाइज आप पढ़ के जाओगे ना आपको समझ ही नहीं आएगा वहाँ पर क्या। अब आपको पता चल गया होगा आपकी जो आयरन होते हैं वो कैसे हीट अप होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप होती है। आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो क्या करता है? वो हीट जनरेट करता है, उसकी वजह से आपको लाइट मिलती है। आपका गीज़र का पानी, गीज़र में क्या होती है, जो कॉइल होती है वो क्या करती है? उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, लेकिन वो क्या होता है? उसको हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और उस हीट की वजह से आपका क्या होता है? वाटर जो होता है वो बॉयल हो जाता है और आपको पानी गर्म मिलता है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर लो।